नमस्कार। आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आज हम बात करेंगे जाति न पूछो देश की। आजादी से पहले स्वाधीनता संग्राम का समय ऐसा था जब राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ पूरे देश में सामाजिक सुधार की लहर भी चल रही थी, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जाति विरोधी आंदोलन समाप्त हो गए और जातीय व्यवस्था के विरोध की जगह जातियों की एकजुटता ने ले ली। आजादी के 75 साल बाद देश को विश्व गुरु बनाने के विचार के बीच जाति और वर्ण व्यवस्था को पीछे छोड़ आगे बढ़ने की बात फिर से की जाने लगी है। लेकिन क्या आपको पता है, भारत में व्यापार के केंद्र में हमेशा जाति रही है। जाति संस्कृत के ज्ञाति शब्द का अपभ्रंश है। संस्कृत के ज्ञाति शब्द का अर्थ है जानकार या स्किल्ड। भारत में हर वर्ग जो किसी विशेष कला में माहिर है उन्हें ज्ञाति कहा जाता था। बाद में ज्ञाति शब्द जाति हो गया। लोहार, कुम्हार, सुतार, बुनकर आदि के आधार पर भारत व्यापार में खड़ा था और अंग्रेजों से पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भारत का ही राज था। भारत 1700 सालों तक विश्व की अर्थव्यवस्था में अव्वल रहा। भारत का व्यापार जातियों, समुदायों और लघु उद्योगों के बल पर ही टिका हुआ था। जाति को समानता का प्रतीक बनाकर भारत को कमजोर किया गया। पूरे विषय को समझने की कोशिश करेंगे तीन विशेषज्ञ मेहमानों से, और विशेषज्ञ मेहमानों से करवा देता हूं आपका परिचय। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आनंद वर्धन जी, इतिहासकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनय कुमार सिंह हैं लेखक, विनय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रोफेसर राजकुमार फलवारिया, दलित चिंतक, भी हमारे साथ मौजूद हैं। और मौजूद है जनता जनार्दन, आपका भी बेहद स्वागत है। आनंद वर्धन जी, ये जो मैंने शुरुआत में कुछ पॉइंटर्स दिखाए हैं, कुछ बिंदु दिखाए हैं, वो जानकारी के आधार पर हैं। कितनी सही जानकारी है? क्या हम लोग ज्ञातियों के आधार पर विश्व के सिरमौर थे अर्थव्यवस्था में? आपने जो कहा है वो इतिहास सम्मत है, और दो बातें हम सभी लोगों को ज्ञात होना चाहिए। दुनिया में जब कृषिगत और पशुपालन पर आधारित अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा था, जिसको हम कह सकते हैं कि एक सेडेंटरी एग्रीकल्चर, अस्थायी कृषि विकसित हो रही थी, और भारत भूमि का ये वैशिष्ट्य है कि इससे अधिक उत्पादकता की क्षमता वाला देश और विविध अन्नों की, फलों की उत्पादकता वाला देश पूरे विश्व में था ही नहीं, ना है। तो यहाँ जो अत्यधिक उत्पादकता आई, उसके बाद एक स्थिति आई, सरप्लस इकोनॉमी जिसको हम लोग कहते हैं, अधिशेष की अर्थव्यवस्था आई। कुछ ही लोग मिलकर इतना कृषि उत्पाद कर रहे थे कि अन्यान्य की खाद्यान्न पूर्ति की जा सकती थी। तो हमारे जो लोग थे वो शिल्प की ओर मुड़े, व्यवसाय की ओर मुड़े। और जो शिल्प का वैशिष्ट्य है, विशेषता है, जैसे अभी आपने नाम लिया लौह कर्म का, चर्म कर्म का, बुनकरी के उद्योग का, जिसे हम तंतुवाय कहते थे, यह एक स्वरूप गढ़ता चला गया शिल्प की विशिष्टता का। और जिसे आज हम जाति कहते हैं, वह कौशल सज्जित, कौशल संपृक्त एक सामुदायिक व्यवस्था थी जो श्रम विभाजन के मानदंड पर आधारित थी, लेकिन उसमें उसके ऊपर श्रेणियां बनी हुई थी। श्रेणी थे, निगम थे, और प्रत्येक जो समुदाय था, शिल्प समुदाय था, व्यवसायिक समुदाय था, एक बृहत्तर आर्थिक व्यवस्था का आधार था। और आप संक्षेप में कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि प्रत्येक भारत की जाति एक औद्योगिक इकाई थी। लेकिन विनय जी, जो हमारी शक्ति था, क्षमता था, वो हमारी असमानता का परिचय कैसे बन गया? देखिए, जातियों को लेकर के कई तरह से चर्चा होती है, और एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि ये चर्चा उपजती कहाँ से है। अभी जो पिछले 2-3 महीनों में जाति की चर्चा एक बड़े वैश्विक स्तर पे आई है, तो पहली चर्चा अगस्त, शुरुआती महीने की बातचीत है कैलिफोर्निया में, कि अमेरिकन टेक जायंट्स आर टेकिंग अ क्रैश कोर्स ऑन रिजिड हायरार्की ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम। तो आप समझ लीजिए कि रिजिड हायरार्की पहले ही बोल दिया, तो एक वो भारत की जाति व्यवस्था के बारे में नहीं, भारत के बारे में एक टिप्पणी करते हैं। जब ऐसी चर्चा चलती है तो इस श्रृंखला में एक चर्चा होती है, और अलग अलग प्लेयर्स होते हैं जो अलग अलग जगह पे, अलग अलग समय पर अपनी बात कहते हैं, और टारगेट ये होता है कि भारत टारगेट होता है, भारत की छवि टारगेट होती है। अब ये समझिए कि ये जो जाति है, जाति ये एक आर्थिक उपार्जन की इकाई थी।
बाद में क्या हुआ कि आर्थिक उपार्जन की इकाई से बाद में आपस में संबंध बनने लगे, उसमें जो हायरार्की बनी, तो बाद में जब वैवाहिक संबंध बने तो जातियां फिर रिजिड होती चली गई। ये उसका एक तरीके से मान सकते हैं शुरुआत है। लेकिन इकोनॉमिक यूनिट के नाते जाति व्यवस्था के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, संघ प्रमुख के भी विचार आए। तो जाति व्यवस्था जिसका आधार इकोनॉमिक यूनिट था, उसके नाते आज लगभग खत्म हो रहा है। आने वाले समय में एक आध दशक में पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। लेकिन सामाजिक यूनिट के नाते आज भी वह अक्षुण्ण है, सामाजिक यूनिट के नाते वो आज भी दिख रहा है, लेकिन उसमें भी बदलाव और उसमें भी कमियां आ रही हैं। मैं एक बात कहता हूं कि देखिए, जाति व्यवस्था पे जो सबसे ज्यादा जो चर्चा होती है, सबसे ज्यादा जो विरोध होता है, वो भारतीय राजनीति की अलग अलग पार्टियां करती हैं। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहते हूं कि ये जो सोशल स्ट्रक्चर है जाति का, इसको सबसे ज्यादा पुष्ट और इसको सबसे ज्यादा दृढ़ और इसको और ज्यादा रिजिड भारत में जब जब चुनाव होते हैं तो चुनावी व्यवस्था में ये रिजिड होता है। अंतिम एक बात कहता हूं कि अब कोई ये नहीं पूछता है कि पानी पिलाने वाला किस जाति का है, लेकिन वोट के समय में पूछते हैं कौन जात हो। ये बड़ा फेमस डायलॉग है। तो जाति व्यवस्था को और पुष्ट करती है भारतीय राजनीति की जो एक जी, वो तो हमने शुरुआत में ही स्पष्ट कर दिया इस बात को कि स्वाधीनता संग्राम में एक तरफ हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ इस जातीय व्यवस्था को कैसे समाप्त किया जाए या फिर जो है उनमें कैसे प्रबलता लाने की कोशिश की जाए अलग अलग जो पिछड़ी जातियों में, वो संग्राम भी चल रहा था, वो प्रयास भी एक बार चल रहा था। लेकिन आज़ादी के बाद वो जातियों की एकजुटता ने उसका रूप ले लिया है। प्रोफेसर राजकुमार जी, अगर इतनी ही व्यवस्था अच्छी थी हमारी जातीय व्यवस्था और हमारे कर्म से जुड़ी हुई थी, हमारे स्किल से जुड़ी हुई थी, तो फिर भ्रांतियां कहां से पैदा हुई और ये भ्रांतियां असमानता में कब परिवर्तित हो गई? आपने ये कहा कि भारत में जाति व्यवस्था नाम की प्राचीन व्यवस्था नहीं थी, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी जी। समाज वर्णों में बटा हुआ था। और वर्ण में भी मेरा अगर थोड़ा सा और पीछे चले जाए, ऋग्वैदिक काल में भी डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे आधुनिक कह सकते हैं कि भारत के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जाति व्यवस्था पे शोध किया। 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो उनका पेपर प्रेजेंट हुआ, वो भारत की जाति व्यवस्था पर ही उनका पेपर प्रेजेंट हुआ और वो वर्ल्ड लेवल पर देश विश्व की कई भाषाओं में वो प्रकाशित हुआ है। तो डॉक्टर अंबेडकर भी कहते हैं कि भारत के अंदर जो ऋग्वैदिक काल के अंदर, प्री ऋग्वैदिक काल के अंदर वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था में भी केवल त्रिस्तरीय वर्ण व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र की व्यवस्था नहीं थी। ऋग्वैदिक काल के 10वें पर्व के बाद ये शूद्र विषय आया। और ये शूद्र कब आया? और जो शूद्र व्यवस्था प्रीवैदिक काल या वैदिक काल में थी, वो आज के स्पर्श से शूद्र नहीं थे। इसको मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा कि और वह भी जो वर्ण व्यवस्था थी, वो वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी, जाति के आधार पर नहीं थी। हम यहां पर पुराने समय के कई संतों महात्माओं के नाम लेंगे। अगर मैं वेद व्यास की बात करूंगा, वो दासी पुत्र थे। अगर आज की भाषा में कहेंगे तो वो दलित थे, लेकिन वो महर्षि थे। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि ऐतरेय, महर्षि एलुश, ये सारे के सारे व्यक्ति दलित, आज की भाषा में दलित थे, क्योंकि वो कभी दासी पुत्र थे, कभी मछुआरन के पुत्र थे, कभी क्या बोलते हैं उस वर्ग के पुत्र या पुत्री थे जो आज की भाषा में दलित कहते हैं। लेकिन 10वें ऋग्वेद के 10वें खंड के बाद शूद्र जुड़ा। लेकिन शूद्र कहां से आया, इसको भी मुझे लगता है कि जहां के छात्र बैठे हैं, ये जब ब्राह्मण क्षत्रियों के बीच में श्रेष्ठता का संघर्ष हुआ, उस श्रेष्ठता के संघर्ष में ब्राह्मणों ने जब क्षत्रियों का उपनयन, जिसे हम कह सकते हैं कि जनेऊ वाला संस्कार जो था, वो बंद किया, तो आपके यहां हिंदू धर्म के अंदर है कि जब आपका उपनयन संस्कार होता है तो उसे द्विज बोलते हैं, अर्थात आपका पुनर्जन्म हुआ है। जब क्षत्रियों का द्विज नहीं हुआ, ब्राह्मणों ने अपनी श्रेष्ठता के कारण वही क्षत्रिय शुद्र रूप के रूप में आए और शुद्ध रूप में वही जो इन्होंने तीनों वर्णों की सेवा की। लेकिन शूद्र भी अनटचेबल नहीं थे। अगर मैं ये कहूं कि भगवान राम आज की उत्तर प्रदेश में जो नाविक है, मल्लाह है, मल्लाह एससी में आते हैं, लेकिन केवट सो गले मिलाते हैं, गले मिलते हैं। आज की शबरी, उस समय की शबरी, आज की एसटी, वो उसके झूठे बेर खाते हैं। तो उस समय के शूद्र अनटचेबल नहीं थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर स्वयं कहते हैं कि ये शूद्र कब अनटचेबल हो गए, ये वर्ण व्यवस्था कब जाति व्यवस्था में कन्वर्ट होगी, हु व शूद्रास में इसकी वो खोजने का प्रयास करते हैं।
कब वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गई, ये एक शोध का विषय, क्या रिसर्च का बात विषय है, वाह। तीनों विशेषज्ञों ने अलग अलग बातें कही हैं और यहाँ पर जनता जनार्दन की आवाज सुनना भी बेहद आवश्यक है। तीनों विशेषज्ञों से प्रभावित हुए बिना आपके मन के अंदर इस पूरे विषय को लेकर क्या सवाल उठ रहे हैं? हम बोलते हैं कि जाति नहीं पूछनी चाहिए, तो सबसे पहले कॉलेजेस एंड स्कूल्स में ये कोटा प्रायोरिटाइज होता है एसटी एससी का। जर्नल को बहुत ज़्यादा इतना प्रायोरिटाइज नहीं दिया जाता, या तो नहीं करना चाहिए कास्ट का, या तो फिर सबको स्किल के बेसिस पे या एजुकेशन के बेसिस पे देखना चाहिए। ये मेरे हिसाब से आपकी इसमें क्या विचार है, मैं ये जानना चाहूँगी। मेरा आप तीनों से एक सवाल था। जैसे उन्होंने बात करी, आपने ऋग्वेद की बात करी, ऋग्वेद के 10वें मंडल में आखिरी श्लोक में वर्णन कर रखा है संस्कृत में कि हमारे यहाँ पे क्या क्या हमारे 4 जातियाँ हैं। तो उन्होंने उसमें एक बात लिखी है कि शूद्र को वहाँ पे कलयुग बता रखा था। तो या तो हमारे वेदों में बहुत सुंदर बातें लिखी गई थी, और जब हमने उसको पोस्ट वैदिक टाइम में जब हमने उसको उतारा, उस वर्णन को उतारा और उन पुराणों में से हमने चीज़ें समझी, तो हमने वो चीज़ें लगा ली जो समाज के उच्च वर्णन थे। उन्होंने अपने आपको, जैसे हम बोलते हैं, ईगो सेटिस्फाई करने के लिए हमने उनको गलत तरीके से समझा, जो क्या वर्णन बात है, उनका करा बहुत गया बढ़िया। था। ये आपका सही, आप प्रश्न पूछे एक बार। जी। प्रश्न के संदर्भ को मैंने जो समझा है, हाँ। आपको बताना चाहूँगा। पहले भाई साहब ने, दोनों लोगों ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। ऋग्वेद में जो श्लोक आता है वो क्या है, इन बिंदुओं को हम सभी युवा लोगों को खास करके समझने की है। वह पुरुष सूक्त है। पुरुष है कौन? पुरम सैति सपुरुषः, जो इस शरीर में आत्मा सो रही है यानी निष्क्रिय है, वह पुरुष है। पुरुष व्यक्ति नहीं है वह। और वह शरीर धर्म, शरीरणी धर्म के संदर्भ में कह रहा है, ब्राह्मणों मुखमासीत बाहु राजन्यकृतः उरुतदस्य वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायता। वेद कहता है तप से शूद्रम, जो स्वयं को तपाता है, तप करता है, तप की विधि को जानता है, वह शूद्र है। शूद्र का कभी गलत अर्थ नहीं है। पहली बात तो ये जानना है कि शूद्र जो है शिल्पोपकारकः, स्थपति और शिल्प विज्ञानी भी इस देश में शूद्र ही थे। अंग्रेज जब आए तो स्थिति क्या थी आपको जानना चाहिए कि हमारे लौहकारों की भट्टियों तक पहुंचे और इस्पात की विधि जानने की कोशिश की कि यह कार्बन मिक्सिंग आयरन में क्यों कर रहा है, क्योंकि उससे आयरन कोरोड नहीं होता है। यूरोप के पास विधि नहीं थी। 1000 डिग्री से ऊपर के तापमान पर जिंक को खौलाकर अयस्क से अलग करने की विधि इस देश के धातुकार के पास थी। अंग्रेजों के पास तो पीतल का ज्ञान भी नहीं था। भारत के जो पीतल के बर्तन इटली में और यूरोप के देशों में जाते थे, वो समझते थे कि इसमें सोने की कलई की गई है। जी, और विनय वो कुमार जी, तांबा पर भी कलई नहीं जानते थे। ये हमारे धातुकारों का ज्ञान था, जिसे आप आज शूद्र कह के एक गलत व्याख्या कर रहे हैं। निश्चित तौर से जाति का मतलब शिल्प विज्ञान से है। जी, लेकिन विनय जी, यहाँ पर उस उच्च स्थिति में पहुंचना तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, जिसका जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है आनंद वर्धन जी के द्वारा। जो अब मांग की जा रही है, क्योंकि अब परिचायक हो गई है जाति व्यवस्था कहीं ना कहीं असमानता की, उसे छोड़ने की बात की जा रही है। तो छोड़कर आगे बढ़ना आसान है या उस उच्च स्थिति पर पहुंचना आसान है? देखिए, हम तो रिजिड कभी रहे नहीं। सनातन में पुरातन का भी हमको भान रहता है और नूतन के प्रति हमारा आग्रह भी रहता है। तो जाति व्यवस्था बनी एक समय में, उसके पहले भी कोई व्यवस्था होगी जी। आज इतने समय बाद अगर लगता है कुछ बदलाव, तो हमको लगता है कि एक सनातन परंपरा के नाते हमारा आग्रह हम बहुत खुले विचार के हैं और हमको बहुत उसको बाह फैला के स्वीकार भी करेंगे। एक बात समझिए कि चीज़ों को बड़ा वैज्ञानिक तरीके से समझना चाहिए। जाति एक पक्ष है वर्ण का, 4 उसमें पक्ष है, बौद्धिक है, कार्मिक है, व्यवसायी है, सेवा है। और ये हायरार्की नहीं है कि ऊपर नीचे, ये सेगमेंटल है। 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट और चौथा सेगमेंट। तो इसमें बड़े छोटे की बात नहीं थी। तो और दूसरा देखिए कि 4 आश्रम भी हैं फिर वर्ण में, और 4 आश्रमों में उस समय माना जाता था कि 100 साल की आपकी उम्र है तो 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ और 25 साल संन्यास। फिर जब घर की बनावट देखेंगे तो आंगन, कमरे, द्वार और दलान, उसमें भी वर्ण की कल्पना है। और आप देखेंगे तो इन तीनों का मेल है।
जैसे कि 25 वर्ष में आप आंगन में खेले, 25 साल जब युवा हुए तो फिर कमरा, यानी कि आपकी शादी विवाह हो गया, आप कमरे तक आपका एक्सेस है। लेकिन 50 जैसे ही होता है तो आप दुआ के हो जाते हैं, मतलब कि आपका जो कनेक्ट है वो घर से टूट जाता है, इसलिए कि फिर दूसरी पीढ़ी आ जाती है जिसका उस कमरों से ताल्लुक रहता है। तो मामला ये होता है, और फिर उसके बाद जो अंतिम जीवन के समय है वो पूरी आप सृष्टि के लिए होते हैं। संन्यास का मतलब केवल मानव जाति के लिए नहीं होता था। तो ये जो वर्ण है, वर्ण का एक पक्ष है जाति, उस वर्णाश्रम के और कई पक्ष थे, गृहस्थ में थे, हमारे मकान का जो वास्तु था उसमें जी, उसका पक्ष अभी तो था। बात कर लेते हैं से जाति के पक्ष की। क्या ऐसी व्यवस्था कोई हो सकती है जिसमें हम जाति वर्ण को छोड़कर सब भारतीय हैं, जैसे हम सेना में देखते हैं, सेना में इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, उस रूप से हम काम करते हैं और हमारी सीमाएं हमारी हमेशा सुरक्षित रहती हैं। क्या उसी व्यवस्था को हम अपनाकर आगे बढ़ सकते हैं क्या, या बढ़ना चाहिए? जाति इस समाज में आज की, उसको आप नकार नहीं सकते हैं। मैं कई बार नकार बोलता नहीं, हूं। मैं तो कह रहा हूं हाँ, बहुत उलझा हुआ प्रश्न और है ये। इसीलिए नकार नहीं सकते हैं। और जाति के बारे में मैं कई बार क्लास में भी बोलता हूं, सामाजिक क्षेत्र में, जाति कभी नहीं जाति। किसी व्यक्ति ने कहा है कि आप धर्म तो बदल सकते हैं लेकिन आप जाति नहीं बदल सकते। ये बड़ी आयरन कर्टन सिस्टम है। लेकिन मुझे लगता है कि कभी भी किसी बीमारी का इलाज अगर करना है तो उसके रूट को खोजना पड़ेगा। तो ये जाति व्यवस्था कहां से पनपी, जाति व्यवस्था ने कहां से जन्म लिया, मुझे लगता है उस प्रश्नों को खोजने की आवश्यकता है। तो मुझे जो लगता है कि जाति व्यवस्था का जो संदर्भ आज के कालखंड में ले आता है, जैसे सर ने भी कहा कि जाति जो थी, और आपने भी अपनी भूमिका में कहा कि ज्ञाति शब्द से जाति शब्द बना, ये कहीं ना कहीं हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था। लेकिन कालांतर में वो विषय कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि समाज के अंदर निम्न उच्च स्तर का विषय बना, और जिसका कई समाज के बड़े महापुरुषों ने जिक्र किया। मैं आधुनिक भारत की कहूं तो राजा राममोहन से लेकर ज्योतिबा फुले और डॉक्टर अंबेडकर ने, इस यथार्थ को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। आजकल तो अपने को पिछड़ा घोषित करने की एक दौड़ भी लग गई है, और उसकी वजह से जो सचमुच में समाज के जो कहीं ना कहीं पिछड़े हुए लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं, और कुछ अन्य लोग जो है लाभ उठा जाते हैं। क्या उससे भी बचा जा सकेगा अगर हम ये जाति व्यवस्था को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो? देखिए, हम समाज के नाते एक विकास के क्रम में हैं, और दूसरी बात है कि जाति व्यवस्था, असल में ये एक बड़ा प्रश्न कई बार आता है, खास तौर पे उन बच्चों के दिमाग में जो आरक्षण व्यवस्था के बाहर है। तो आप एक बात समझिए, जाति स्वयं में एक आरक्षण व्यवस्था थी, और मैं कहता हूं कि सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, सेगमेंट 4, सेगमेंट 4 का व्यक्ति सेगमेंट 1 में जा सकता था, आसान था, वह वेदव्यास हो सकता था, वाल्मीकि हो सकते थे। लेकिन सेगमेंट 1 के व्यक्ति को अगर सेगमेंट 4 में जाना है तो वो रिस्ट्रिक्शन था, आपको प्रूव करना होता था। मैं उसका उदाहरण बताता हूं। समय काल परिस्थिति ऐसी हुई कि राजा हरिश्चंद्र को सेगमेंट 4 में जाना पड़ा, लेकिन सेगमेंट 4 ने उनको ऐसे स्वीकार नहीं किया, उनको प्रमाणित करना पड़ा, और बार बार उनको परीक्षा देनी पड़ी कि हाँ, इस कर्म में आप आने के लिए उपयुक्त हैं कि नहीं है। तो ये अपने आप में एक रिजर्वेशन सिस्टम था, और ये एक दूसरे से ऊपर नीचे का मामला नहीं था। एक दूसरे के आप व्यवसाय में, एक दूसरे के जो उपार्जन, जीवन उपार्जन, उसमें दूसरा दखल नहीं दे सकता था। दखल देने की प्रक्रिया बहुत कठिन थी, एक दूसरे में घुसने की प्रक्रिया कठिन थी। तो एक बात समझिए, धरती की उम्र निश्चित है, जाति एक व्यवस्था है, ये कोई सृष्टि नहीं है। जाति की भी अपनी एक उम्र निश्चित है। ये समय है, कई सारी चीजें चल रही हैं दुनिया में एक साथ, कई सारी चीजों को जो हम लोग विटनेस कर रहे हैं, हमारी पिछली कई पीढ़ियों ने नहीं किया, हमारी अगली पीढ़ियां कहीं नहीं करेंगी। इसलिए इन बदलावों के साथ ये जिस व्यवस्था को लेकर के हम अभी बहस कर रहे हैं, इसमें एक 360 डिग्री एनालिसिस और अप्रोच होने की जरूरत है। इसको लेकर के बहुत रिजिड हम होंगे तो हम गलती कर बैठेंगे। जी, युवाओं की क्या अप्रोच है? क्या जाति व्यवस्था से कहीं ना कहीं नुकसान देश को हुआ है? देश की जनता का मौलिक अधिकार है समानता, तो फिर हम समानता की बात छोड़ के, जबकि हमारा संविधान भी कहता है कि हम सारे देशवासी समान हैं, तो फिर हम जाति क्यों पूछते हैं? सर, आपने कहा था कि जाति कहीं नहीं जाती, पर सर अगर फॉर एग्जांपल हमारे नरेंद्र मोदी है, क्या आपने उनकी जाति पूछी? नहीं। सर, यहाँ पे प्रोफेसर हैं, क्या मैंने, उन्होंने जैसे ही बताया मुझे कि वो प्रोफेसर है, क्या मैंने उनकी जाति पूछी या क्या मेरे वो दिमाग में आया? नहीं। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन और कहीं ना कहीं पावरफुल लोग, तो उनकी जाति नहीं पूछी जाती है, क्योंकि तो अगर हम लोगों को पढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि ये जाति और ये
चली जाएगी। राजकुमार जी, ये एक सवाल जो है उसके साथ ही मैं जोड़ना चाहता हूँ, एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। एक तो जाति, एक तो शिक्षा की बात है, दूसरा कहा यह जाता है कि अगर शहरीकरण का विस्तार होगा, क्योंकि शहर में हम देखते हैं कि हम किसी के पास भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, यारी दोस्ती करते हैं या पढ़ते हैं, यहाँ पर नहीं पूछा जाता कि कौन सी जाति के हो। तो अगर शहरीकरण का विस्तार होगा तो ये जातीय व्यवस्था या फिर जातियों को पीछे रखने की बात जो कही जा रही है वो अमल में लाई जा सकेगी। हाँ, निश्चित तौर पे डॉक्टर अंबेडकर, मैंने जैसे कहा कि एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने ये कहा कि इस देश के अंदर जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए ग्लोबलाइजेशन, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की। वो उस समय 1920 के अंदर औद्योगिकरण की बात करते थे, शहरीकरण की बात करते थे। जाति व्यवस्था को तोड़ने में जो कई काम थे उसमें से एक काम ये भी है, शहरीकरण भी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जाति व्यवस्था के इस तंत्र को तोड़ने के लिए मुझे लगता है कि हमको एक कदम आगे और सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा? जाति के रूट्स को समझना पड़ेगा। मैंने ये कहा कि जैसे सर ने भी कहा कि जाति जो व्यवस्था है वह वर्ण व्यवस्था कब विकृत रूप होगी, इसको समझने की आवश्यकता है। जाति को आप उसके जन्म से ना जोड़ें। जन्म से जोड़ेंगे तो दिक्कत होगी। अगर जन्म से अगर वेदव्यास को जोड़ेंगे तो वो शूद्र कहलाएंगे, महर्षि नहीं कहलाएंगे। वाल्मीकि फिर दलित ही कहलाएंगे, वो महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता नहीं कहलाएंगे। इसलिए आने वाला समाज, आने वाला युवा, आने वाला देश जाति व्यवस्था को केवल उसके कर्म से जोड़े, अर्थात उसके कार्यों से जोड़े। अगर कोई वंचित वर्ग का व्यक्ति प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो मान के चले कि वो उस सेगमेंट में नहीं है, वो श्रेष्ठ वाले सेगमेंट में। इसको भी समझने की आवश्यकता है। जी, जी। इस देश को चलाने वाले, समाज को चलाने वाले व्यक्ति सामाजिक न्याय की बात करते हैं, और जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है समान अवसर, समान सुविधाएं, समान परिस्थितियां। तो मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूं कि एक ही समाज में दो बच्चे हैं। एक बच्चा है जिसको हम कहें कि जिसके माता पिता पढ़े लिखे हैं, जिसके माता पिता अच्छे व्यवसायी हैं, घर संपन्न है, और एक वही उसी समाज में एक बालक है जिसके माता पिता रेडी चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं। उन बच्चे के डेवलपमेंट, उस बच्चे की शिक्षा को साइकोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं, आप समकक्ष नहीं आंक सकते हैं। जिस पेरेंट्स के परिवार के पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, ऑफिसर हैं, उसके और उस गरीब के बच्चे जिसकी माँ मजदूरी करती है, बर्तन मांजती है, उसके मार्क्स और उसके मार्क्स को हम बराबर नहीं तोल सकते हैं। उस पहले बच्चे के अगर 90% आए हैं और उस बच्चे के 70% आए हैं, तो भी साइकोलॉजी ये कहती है, मनोविज्ञान ये कहता है कि 70% इक्विवेलेंट टू 90%। ये विषय है। लेकिन वहां पर समाज का वंचित वर्ग जो है वो सैकड़ों वर्षों से उन परिस्थितियों से निकला है। इसके कारण उनको समान अवसर देना है, समान सुविधाएं देनी है। जब वो समकक्ष होगा, ऐसी स्थिति भी आएगी, वो उस आरक्षण के विषय को त्याग देगा। इस दिशा में भी लोग बढ़ रहे हैं। जी, बहुत ही जो शूद्र लोग हैं वो शिल्पकार रहे हैं, उनमें बहुत टैलेंट रहा है, लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि आज शूद्र को थोड़ा कम आंका जा रहा है? प्रश्न मैं आपका समझा। दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसके कारण इस देश में विवाद है। तीसरा बिंदु आऊंगा। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा? चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। आप गीता की ओर लौटो, क्योंकि अंग्रेज जो इस देश में आए उनको भी लगा कि इनके लिए गीता महत्वपूर्ण है। दो परिस्थितियां हैं। मैंने कहा था कि जाति औद्योगिक इकाई थी। बाहरी आक्रमणों के बाद व्यवस्था कैसे बदली? एक हमारा समाज है, दिल्ली में बहुत महत्वपूर्ण समाज रहा है, खटिक समाज। आपको ज्ञात हो कि वो कभी खटवांग क्षत्रिय थे, उसमें चौहानों के खींची भी हैं, उसमें सिसोदिया मूल के भी हैं, उसमें गंगवाल लिखने वाले गंगा घाटी के क्षत्रिय भी हैं, समाये हुए। आज की दृष्टि से हम केवल सोचते हैं कि अरे ये खटिक समाज है। आप उस बृहत्तर आयाम और बिंदु को समझिए कि वो दुर्गा की भांति खटवांग धारण करने वाले थे। मध्य गंगा घाटी में एक जाति होती है दुसाध। समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि कुछ सवाल जो हैं जल्दी से यंगस्टर्स और पूछ लें, क्योंकि मैं इसलिए जानना चाहूंगा का इनका सिर्फ जवाब देना चाहता हूं कि जब अंग्रेज आए तो किन जातियों ने विद्रोह किया? नोनिया जाति में जो सॉल्ट पीटर बनाती थी, नमक बनाती थी, बुनकरों ने विद्रोह किया, हमारे चर्म शिल्पियों ने विद्रोह किया। इन लोगों ने विद्रोह क्यों किया? क्योंकि उनके आने से बुनकरी की व्यवस्था नष्ट हुई, उनके आने से हमारे नमक बनाने का उद्योग नष्ट हुआ, इसलिए नोनिया जाति ने विद्रोह किया। उनके विरुद्ध लौहकार खड़ा हुए। क्यों लौहकार खड़ा हुए? क्योंकि
विदेशी औद्योगिक व्यापार के कारण हमारा धातु उद्योग चौपट हुआ, तो अंग्रेजों के विरोध जो वन्य जातियां विद्रोह कर रही थी, औद्योगिक जातियां ही क्यों विद्रोह कर रही थी, उसी में यह जवाब छुपा हुआ है कि इस देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को अंग्रेजों ने तोड़ा, इसलिए अंग्रेजों के विरुद्ध आरंभिक विद्रोह इन्हीं औद्योगिक जातियों तथाकथित शूद्रों ने किया। 1970 में एक जो है आंदोलन हुआ 70 के दशक में, और उसके बाद बहुत सारे राजनेता ऐसे आए जिन्होंने अपने नाम के साथ सरनेम लगाना बंद कर दिया, जिससे वो प्रतीक के रूप में कि उनकी जाति क्या है उसका पता ना लग सके। क्या यही एक कोई व्यवस्था की जा सकती है कि हर व्यक्ति के पीछे अग्रवाल, शर्मा, सिंह ना होकर हिंदुस्तानी या भारतीय हो जाए? ये बड़ा रोचक है। जिन जिन नेताओं ने अपने नाम से अपने जाति का ये सूचक हटाया, उन नेताओं ने आंदोलन से निकलने के बाद जब मूल राजनीति में आए तो उन्होंने अपनी जाति जोड़ी बाद में, ताकि अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहे कि मैं प्रसाद लिख रहा हूं तो मैं किस जाति का हूं, उसको लेकर के हमारी जाति में कंफ्यूजन नहीं रहे। एक बात आप समझिए, मूल की बात करेंगे तो व्यवस्था के नाते बड़ी सुंदर व्यवस्था, वर्ण, जाति आदि, लेकिन प्रैक्टिस के नाते बात करेंगे तो हम बहुत झेले हैं। आप सड़क बना रहे हैं, आपका जो घर है वो टीले पर है, किसी का घर जो है खाई में है, किसी की जमीन खाई में है। समय समाप्त हो रहा है। एक लाइन में मैं जानना चाहूंगा कि अब क्या यह व्यवस्था हो सकती है कि जाति को पीछे छोड़कर हम आगे बढ़े? मैं केवल एक बात कह रहा हूं, सड़क आपको बनानी है, विकास आगे करना है, तो किसी की ऊंची जमीन है, किसी की नीची जमीन है, तो ऊंची जिसकी जमीन है, जिसके पास माटी ज्यादा है, वह निचली जमीन में से वहां से माटी लेकर के भरा जाएगा। जब सड़क बन जाएगी तो बहुत सुंदर होगा और सब लोग बड़ी फर्राटे से दौड़ेंगे उस पर, सबकी गाड़ियां जी। सड़क यानी कि आपने कहा कि समानता के लेवल पर ही बन सकती है, असमानता के लेवल पर नहीं बन सकती है। एक और समृद्ध जीवन जाति की व्यवस्था में व्यापक और क्रांतिदर्शी परिवर्तन लाएगा। इस देश को इन्हीं दो बिंदुओं पर सोचना है। बिल्कुल। शिक्षा की अच्छी पद्धति और अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता जाति को बदल लाएगी। जो नई जाति आएगी वो कंप्यूटर इंजीनियर्स की होगी, नए नए टेक्नोलॉजी वालों की होगी। ये परिवर्तन युग धर्म के अनुसार होता रहता है, होता रहेगा। मुझे लगता है कि लगातार प्रयास और देश, और मुझे लगता है कि काल के बारे में बात करें तो भारत में लगभग जाति व्यवस्था का उत्पन्न कब हुआ, मेरा मानना दो विषय है, एक वैदिक काल के बाद और दूसरा मुगल काल के समय में। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि जो ये चतुर्वर्ण है, वर्ण व्यवस्था के अंदर जो आज का अनटचेबल है वो शूद्र नहीं है, जिसका पंचम वर्ण, ये आज का पंचम वर्ण जिसे हम अस्पृश्य कहते हैं, जिसकी गणना है, हमारे हीरो है वो लोग हैं जिन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। क्या बात है, ताली बजनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए। नहीं बदला, और जैसा कि कहा मुगलों के कोई मेला ढोना शुरू किया, उनका मांस काटना शुरू किया, उनके लिए खाना बनाना, लेकिन धर्म नहीं बदला। लेकिन बाकी समाज जो उनके सेवा में चले गए, उनके लिए वो अनटचेबल हो गए, अस्पृश्य हो गए। तो दो पीरियड है, एक वैदिक पीरियड में और एक मुगल पीरियड में, जब अस्पृश्य जातियों ने जन्म लिया। जी हाँ, शिक्षा की संभावना पैदा करके और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा के हम लोग इस व्यवस्था को कहीं ना कहीं बदल सकते हैं और समानता का व्यवहार कर सकते हैं, और इसी से देश निर्माण होगा और इसी से हमारा भारतवर्ष आगे बढ़ेगा। तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद जनता जनार्दन का। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।